डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम ने पीआरडी जवानों के लिए शुरू की कैशलेस चिकित्सा योजना। पीआरडी बैरक का भी किया शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम योगी ने बिना नाम लिए सपा पर कसा तंज। लखनऊ में यूपीएसएससी जेईई अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का किया घेराव। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दस्तावेज सत्यापन का परिणाम जल्द जारी करने की मांग। वहीं ब्रजेश पाठक ने अभ्यर्थियों को दिया जल्द रिजल्ट निकलवाने का आश्वासन। उत्तर प्रदेश में गौवंश संरक्षण और गौ मित्र योजना का समाजवादी पार्टी ने किया विरोध। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। कहा, यदुवंशी होने के बावजूद अखिलेश राजनीति, स्वार्थ और महजबाजी तुष्टीकरण के लिए गौवंश विरोधियों के साथ खड़े हैं। वहीं अखिलेश का असली चेहरा उजागर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। उत्तर प्रदेश न्यूज बुलेटिन, जहां हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी अहम खबरों के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। पहली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रांतीय रक्षक दल के जवानों के सम्मेलन और मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ के लिए गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान सीएम योगी ने लखनऊ में 23 करोड़ की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का भी शिलान्यास किया। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, मुख्यमंत्री कैशलेस इलाज की सुविधा 31,000 से अधिक प्रांतीय रक्षक दल के स्वयं सेवक को उपलब्ध करवा रहे हैं। किसी भी सरकारी या इम्प्लांट अस्पताल में 5 लाख तक के इलाज की सुविधा आपको भी प्राप्त होगी। इस दौरान सीएम योगी ने बिना नाम लिए सपा पर भी तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि आज जो प्रगति प्रदेश में हुई है वो प्रगति सामूहिक प्रयास का नतीजा है। पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था, उनका विकास सिर्फ सैफई सिंडिकेट के विकास तक सीमित था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी प्रदेश जाए भाड़ में। इसलिए गुंडागर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाना को लूटते थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे। अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचलित करके रखा। इनको लगता है कि कोई खतरा आएगा तो ये भाग जाएंगे। सीएम योगी ने ये कहा कि यूपी में 2017 से पहले भी सरकार चलाने वाले लोग असक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को आश्रय देकर उत्तर प्रदेश जैसे समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज बना दिया। लेकिन आज यूपी देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। अभी मुझे अच्छा लगा कि विभागीय स्तर पर आप लोगों को एक हाई-राइज बिल्डिंग बैरक के रूप में लखनऊ के सरोजनी नगर में उपलब्ध हो रही है। मैं इसके लिए विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। परिवर्तन ऐसे ही होता है। मुख्यमंत्री कैशलेस की सुविधा 31,000 से अधिक जो प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक हैं, इन सबको उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रांतीय रक्षक दल कैशलेस सुविधा का मतलब किसी भी सरकारी और सरकार के द्वारा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की फ्री में सुविधा अब आपको भी प्राप्त हो जाएगी। हर वर्ष होगी, ऐसा नहीं कि एक ही बार, हर वर्ष इसमें सरकार की ओर से आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, क्योंकि आपने जिस अनुशासन के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस सेवा भाव के साथ
अपने कार्यों को प्रदेश के अंदर देकर के प्रदेश की प्रगति में, प्रदेश के आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में, बाढ़ हो या सूखा, महाकुंभ हो या दीपोत्सव का आयोजन, देव दीपावली हो या फिर रंगोत्सव का बरसाना का कार्यक्रम, इन सभी आयोजनों में शांति काल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएसएससी की जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती के अभ्यर्थियों ने शनिवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव किया। आपको बता दें 6,612 पदों पर प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दस्तावेज सत्यापन का परिणाम जल्द जारी करने की मांग उठाई। वहीं अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और मांगों पर विचार कर जल्द रिजल्ट निकालने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के परिणाम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस बना हुआ है। उन्होंने सरकार और आयोग से जल्द परिणाम जारी कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग उठाई। वहीं अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में डिपार्टमेंट स्किप का विकल्प देने की भी मांग की है। उनका कहना है कि इससे विभाग आवंटन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और अभ्यर्थियों के हित में हो सकेगी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि वो भर्ती में किसी तरह की अनियमितताएं नहीं चाहते और चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शिता पूरी चाहते हैं। वहीं अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर शासन स्तर पर जल्द निर्णय लेने जाने की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश में गौवंश संरक्षण और प्रस्तावित गौ मित्र योजना के विरोध को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। आपको बता दें, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वो यदुवंशी होने के बावजूद राजनीतिक स्वार्थ और महजबादी तुष्टीकरण के लिए गौवंश विरोधियों के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि यदुवंशी समाज पारंपरिक रूप से गौ पालन से जुड़ा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव का रुख इससे विपरीत है। भाजपा का यह भी दावा है कि राजनीतिक लाभ और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण सपा का नेतृत्व ऐसे मुद्दों पर जनहित और गौवंश रक्षा के खिलाफ रुख अपनाता है। वहीं राज्य सरकार द्वारा गौवंश की सुरक्षा और किसानों की सहूलियत के लिए लाई जा रही पहलों का विरोध करने पर भाजपा ने विपक्ष को घेरा है। का विरोध, ये भारत का संविधान है और भारत के संविधान की इसी पुस्तक को लेकर के पूरा विपक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी बार बार संविधान के सबसे बड़े झंडाबरदार होने का दावा करते हैं। इसी संविधान की पुस्तक में अनुच्छेद 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट ये बात व्याख्यायित करता है कि कैसे राज्य गायों के संवर्धन के लिए काम करेंगे और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कानून बनाएंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार गौमित्र की एक योजना लेकर के आना चाह रही है, गायों के वध पर लगातार हमने प्रतिबंध लगाने का काम किया है, जो अवैध कत्लखाने चलते थे उनको पूरी तरह से बंद करने का काम किया है, गौ तस्करों पर लगाम लगाई है, अखिलेश जी को बहुत पीड़ा होती है। रोज कभी सांड बुलेटिन जारी करते हैं, कभी गायों के गोबर से उनको बदबू आती है। यदुवंशी कहलाते हैं अपने आप को। पारंपरिक तौर पर गौपालन यदुवंशियों का काम होता था, लेकिन अखिलेश यादव मजहबी तुष्टीकरण के लिए गायों का विरोध कर रहे हैं और कसाईयों के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और राज्य लोक दल के नेता अनिल कुमार ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चवित्री को रुपया बनाने वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। आपको बता दें, अनिल कुमार ने इस टिप्पणी को नितांतित आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और किसान समाज तथा चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का अपमान बताया है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यक्रम के दौरान बिना किसी का नाम लिए पुराने सहयोगियों पर तंज कसते हुए कहा था कि हम लोगों ने चवन्नी को रुपया बना दिया, फिर भी छोड़कर चले गए। इससे रोहलाद प्रमुख जयंत चौधरी के संदर्भ में देखा गया। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने इसे अहंकार पूर्ण बताते हुए कहा कि सिर्फ रालोद नेतृत्व का कहीं बल्कि सूचना किसान समाज का अपमान है।
मंत्री जी, अखिलेश यादव का बयान आया है, चवन्नी से रूपा बना दिया, फिर भी नहीं रुक पाए। किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को? देखो, ये जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो बयान कल आया है, ये निश्चित रूप से नितांत ही आपत्तिजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस बात को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश व्याप्त है। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं, मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूं। हमीरपुर जिले के कुरारा ब्लॉक में समाजवादी पार्टी की विशाल जन पंचायत का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जन पंचायत में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता लोटनाराम निषाद ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और सपा सरकार के समय हुए विकास कार्यों को गिनाया। कार्यक्रम में सपा जिला अध्यक्ष इदर्शी खान और पुष्पेंद्र यादव सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं कुरारा ब्लॉक में हुई जन पंचायत के मुख्य आयोजक संजय यादव रहे। उन्होंने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं और जनता का माल्यार्पण कर स्वागत किया। संजय यादव ने कहा कि वो समाज सेवा के लिए जनता के बीच आए हैं और आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे। जन पंचायत में सपा नेताओं ने सरकार की नीतियों की आलोचना की और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया। पूरे कार्यक्रम में के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। आज दिनांक 16/8/2026 को जो कुरारा ब्लॉक में बीजेपी पंचायत पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रत्येक जिले प्रत्येक ब्लॉक का जो कराने का उद्देश्य था, वो समाज के पिछड़े वंचितों के अधिकारों का जिस तरह संविधान को खराब करके और जिस तरह से इस तानाशाही सरकार ने 10 साल जुल्म जायाती करके जिस तरह से हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार जो कर रही है, उससे निजात दिलाने के लिए कि जो ये फार्मूलेस के तहत हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 बनाने का जो आह्वान था, उसके तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारे गोसाईगंज के विधानसभा प्रभारी माननीय लोटनाराम निषाद जी यहाँ पर भेज करके जो मान सम्मान गौरव बढ़ाया, जिससे हमारे समाज को पीढ़ी को लोगों को जो दिशा निर्देश दिया, जो उससे संदेश गया, ये हमारे लिए 2027 में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनी। इसी बहाने आपने दावेदारी जो दिखा। झांसी में सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे पीताम्बर पटेल ने सपा से किनारा करते हुए आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हां, पीताम्बर पटेल ने एएसपी में शामिल होने के मौके पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की प्रेस वार्ता आयोजित की गई। वहीं प्रेस वार्ता में संगठन की आगामी रणनीति और कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की अपील की गई। वहीं पीताम्बर पटेल ने कहा कि पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जनता तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। वहीं पीताम्बर पटेल के सपा छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल होने के बाद झांसी की स्थानीय राजनीति में नई सियासी चर्चाएं शुरू हो गई है। अब देखना यह होगा कि पीताम्बर पटेल के इस राजनीतिक कदम का आने वाले समय में झांसी की सियासत पर कितना असर पड़ता है। मैं पीताम्बर पटेल आज भीम आर्मी के हमारे मोनी साख्या जी मंडल अध्यक्ष जी और आजाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी हमारे अनुप कुमार आजाद जी और साथ में हमारे आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, आजाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी जी और महानगर के भीम आर्मी के अध्यक्ष जी, सब लोग आज आप लोगों से जो पत्रकारिता बातें करने का जो माध्यम वो था, हम लोगों का मोटिव था कि जो भीम आर्मी के कार्यक्रम लगे हुए हैं आजाद समाज पार्टी दोनों संयुक्त तत्वाधान में, तो सबसे पहले 25 तारीख का हम लोगों का दीनदयाल सभागार में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पूरा मंडल के हमारे कार्यकर्ता साथी उपस्थित रहेंगे। इसके 19 तारीख को हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे जोन के प्रभारी माननीय राम गोपाल जी बाबू जी का ललितपुर में कार्यक्रम लगा हुआ है। इसके बाद 20 तारीख को प्रदेश उपाध्यक्ष जी का हमारा झांसी में कार्यक्रम लगा हुआ। अभी स्थान तय नहीं हुआ है, जैसे स्थान तय होगा उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी।
उचित दर विक्रेताओं के लिए बड़ी है। आपको बता दें, प्रदेश के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं का लाभांश बढ़ाया जा रहा है, यानी कि सरकार ने इसके लिए 336 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का वार्षिक प्रावधान भी किया है, जिसके अंतर्गत लाभांश 90 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, यानी 35 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इस निर्णय से उचित दर विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति और मनोबल में वृद्धि होगी। अयोध्या जनपद में 975 उचित दर विक्रेता इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत ई पॉज आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ भी किया जा रहा है। कोटेदारों को कॉमन सर्वेलेंस सेंटर चलाने और ई पास मशीन के माध्यम से बिजली बिल जमा करने की सुविधा दी जाएगी। वहीं उचित दर दुकानों को जन सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 39 मानक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति भी दी गई है। सभी ग्राम पंचायतों में अपूर्ण पंचायत भवनों को पूरा करना का निर्णय भी लिया गया है। वहीं अयोध्या में 93 भवन पूरे हो चुके हैं, जबकि 63 पर काम प्रगति कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2026 और 27 में 104 अपूर्ण पंचायत भवनों के निर्माण की कार्य योजना शासन को भेजी गई है। वहीं बजट मिलते ही निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा वर्चुअली सभी उचित दर विक्रेताओं को संबोधित किया गया। इसके अंदर उचित दर विक्रेताओं को जो लाभांश मिलता है उसके अंदर वृद्धि करी गई है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उचित दर विक्रेताओं को, जो करीब 80,000 है पूरे प्रदेश में, लाभांश बढ़ाने का काम किया है। ये पिछले 15-20 वर्षों के बाद पहली बार हो रहा है। आजमगढ़ के तहसील लालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा उपस्थित समस्याएं सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। वहीं राजस्व विभाग से संबंधित पाए गए प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण के लिए पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को तत्काल मौके पर भेजकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई गई। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के दौरान जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर पारदर्शी एवं त्वरित समाधान की कार्यवाही की गई है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार की जन समस्या की शिकायतें के त्वरित निस्तारण हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। देखिए, मैं और एसएसपी साहब और अन्य जो अधिकारीगण हैं उनके द्वारा लालगंज तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया और आपने देखा कि कई विभाग से संबंधित आवेदन आए और कई आवेदन का मौके पर ही ज्वाइंट टीम बना के भेजा गया। चाहे दिव्यांग प्रमाण पत्र हो, जमीन से संबंधित हो, राशन कार्ड हो, नहर में पानी नहीं आने का हो या बिजली संबंधी हो, संबंधित विभाग को बताया गया है और कुछ को टाइमलाइन भी दिया गया है। कुछ आवेदन को हम लोग स्वयं ही उसका मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं कि बाद में परस्यू करेंगे। कुछ को एसडीएम साहबान को दिया है, इसी टाइप से कुछ को तहसीलदार को दिया है। तो केस टू केस हम लोग हाई स्पीड, स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड और नॉर्मल पद्धति से करते हैं, ताकि लोगों की जिस तरह की समस्याएं हैं उसका सरकार के मंशा के अनुसार जल्दी से समाधान हो। आईआईटी कानपुर द्वारा निर्मित और विज्ञान और साथ ही प्रौद्योगिकी परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हो रहे विकास के प्रति विद्यार्थियों एवं आम जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सचल विज्ञान बस का संचालन 17 अगस्त से 31 अगस्त तक जनपद में 15 दिनों तक विभिन्न विद्यालयों में जनपद की सभी तहसीलों में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को लाभान्वित करेगी। वहीं जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने आज सचल विज्ञान प्रदर्शनी बस को अपने कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की सचल विज्ञान बस से निर्वस्त की
ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न होगी। समाज के विकास के लिए लोगों में वैज्ञानिक सोच का होना आवश्यक है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के सिद्धांतों के साथ ही उनसे संबंधित प्रयोग की जानकारी बहुत अहम है। जिला विद्यालय निरीक्षक ओम प्रकाश ने कहा कि विज्ञान बस छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है, जिसमें विज्ञान संबंधी उच्च स्तर के मॉडल प्रस्तुत किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है, उसमें IIT कानपुर द्वारा कैंपस में संचालित जिसके तहत दूरस्थ विद्यालयों के जो हमारे छात्र हैं जो आधुनिक लैब के बारे में उतना जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते, तो ये हमारे जनपद में कुछ सप्ताह से ज़्यादा समय तक बस रहेगी और दूरस्थ जो हमारे 6 से 12 तक के सरकारी विद्यालय उन बच्चों को अलग अलग लैब टेस्टिंग के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से जो आधुनिक विज्ञान है और उससे जुड़े जो शोध है और जो एक्सपेरिमेंट है उनसे बच्चों को अवगत कराएंगे, जिससे बच्चे भी जो है दूरस्थ हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे आधुनिक तकनीकी लैब से हो पाएंगे और उसके उनको सीख। आजमगढ़ के अजमतड़ इंटर कॉलेज में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के अध्यापकों की कमी को लेकर सोमवार को छात्र छात्राओं ने करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति की मांग उठाई। वहीं छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में पिछले करीब 26 वर्षों से रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नियमित अध्यापक नहीं है, जबकि पिछले कुछ वर्षों से गणित विषय के अध्यापक भी कमी बनी हुई है। वहीं छात्राओं का कहना है कि अध्यापकों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य अधर में है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने आरोप भी लगाया कि विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है तथा शिक्षा समय में विद्यालय नहीं आते और नियमित रूप से शिक्षण कार्य नहीं कराते। कन्नौज के छिबराऊ क्षेत्र के अकबरपुर स्थित सरकारी कंपोजिट विद्यालय में तेज बारिश के बाद हालात बदहाल हो गए हैं। आपको बता दें, स्कूल परिसर से लेकर कमरों तक घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित हो गई है। जलभराव के चलते बच्चे स्कूल के गेट पर ही खड़े नजर आए हैं। वहीं पानी में भीगने से विद्यालय के सरकारी दस्तावेज भी खराब हो गए। इसी के साथ साथ जर्जर भवन के बीच बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल स्कूल के सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीवों का खतरा बना हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि शिक्षक खुद पानी में उतरकर जल निकासी का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रधानाचार्य का दावा भी है कि जल भराव की समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक इसकी स्थायी समाधान नहीं हो पाई है। नहीं, भर जाता है, लेकिन आज थोड़ी बारिश ज्यादा हो गई है। वैसे थोड़ा निकल जाता था आज, लेकिन पूरे तौर से भर गया इसमें विद्यालय। आज तो सर शिक्षण व्यवस्था पूरी कंप्लीटली बाधित रहेगी सर। हाँ, अभी मैम आएंगी, हेड मैम वो आ रहे हैं, उनको भी सूचना कर दी है, वो आएंगे। तो हमें लग रहा है कि जो अलमारी रखी है उसमें नीचे ही सारे अभिलेख थे और कुछ ऊपर भी थे, लेकिन वो पानी जितना दिखा रहा है उस हिसाब से हमें लग रहा है अभिलेख आज भीग गए होंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार के मॉडल स्कूल है। ये कन्या जूनियर हाई स्कूल कक्षा 1 से लेकर 8 तक कंपोजिट विद्यालय अकबरपुर का है। स्कूल पूरी तरीके से तालाब बन गया है। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। किस कदर विद्यालय में पैरों तक पानी भरा हुआ है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो गेट के बाहर स्कूल में पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस विद्यालय के हालात के बारे में यहाँ के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको पता है। उनको जानकारी होने के बाद भी ये विद्यालय की दुर्दशा है, जानबूझ के लापरवाह अधिकारियों की वजह से ये हो गई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार के मॉडल स्कूल है। ये एक आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर एक शिलापट लगाया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी का नाम भी लिखा है जो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब ये शिलापट भी आजादी का अमृत महोत्सव है। ये तालाब में पूरी तरीके से समा गया है, बह रहा है। ये विद्यालय की स्थिति है। इस स्कूल में लगभग 200 से ऊपर बच्चे होंगे, 300 से ऊपर बच्चे हैं
और अब विद्यालय के जो बच्चे हैं वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। रात में जो बारिश हुई है और उस बारिश का पानी इस विद्यालय में भर गया है। तस्वीरें देखिए, ये कन्या जूनियर विद्यालय अकबरपुर का है। अब पूरी तरीके से जो स्कूल है वो जलमग्न हो गया है। यहाँ के जो बच्चे हैं बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बनाई गई तस्वीर है। यहाँ के लापरवाह जो अध्यापक हैं उनके द्वारा ये विद्यालय लापरवाही के भेंट चढ़ रहा है। कई बार हम लोगों ने तस्वीरों के माध्यम से इस विद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में टीवी चैनल व अखबारों में दिखाया। उसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया, उसके बाद फिर भूल गए। अब इसकी हालत है वो और खराब हो गई है। यहाँ का जो पानी है उसकी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद भी जो विद्यालय है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो भी पूरी तरीके से जर्जर हो गई है। यहाँ बच्चों की जान पर भी खतरा बना रहता है। ये विद्यालय है पूरी तरीके से डूबा है। इस विद्यालय का फर्नीचर भी डूबा है और विद्यालय की जो छत है उससे पानी टपकता है। मतलब यहाँ विद्यालय में बच्चों को पढ़ना भी जान से जोखिम भरा हो सकता है और कभी भी कोई भी बच्चों के लिए जनहानि का खतरा भी बना रहता है। अब देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश सरकार इसको और कन्नौज जिले के बैठे जिम्मेदार अधिकारी कब तक संज्ञान लेते हैं। एपीएन न्यूज के लिए दिलीप कश्यप, कन्नौज। कानपुर शहर में करीब 1 घंटे तक हुई लगातार रिमझिम बारिश ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था और नाला सफाई के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिया। आपको बता दें, बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं कानपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बावजूद शहर की जमीनी तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। शहर के पौष इलाके में भी बारिश के बाद जल भराव की समस्या सामने आई है। ये क्षेत्र सरकारी विभागों के कार्यालयों के साथ साथ प्रसिद्ध रेव मोती शॉपिंग मॉल के आसपास का इलाका है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षेत्र में बने नालों की सफाई नगर निगम द्वारा कुछ दिन पहले ही कराई गई थी। इसके बावजूद बारिश होते ही सड़क पर पानी जमा हो गया। लोगों का कहना है कि यदि नालों की सफाई सही तरीके से हुई थी तो महज 1 घंटे की बारिश में जल निकासी व्यवस्था इस तरीके से प्रभावित नहीं होनी चाहिए थी। इस वक्त हम मौजूद है कानपुर के पौष एरिया पे। यहाँ पर कई सरकारी कार्यालय भी बने हुए हैं। लोगों का आवागमन भी काफी तादाद में रहता है। मेरे पीछे की तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ये जल भराव है, जल जमाव आप देख रहे हैं। लगातार हुई लगभग 1 घंटे की बारिश ने पूरी नगर निगम की पोल को खोल करके रख दिया है। तस्वीरों में आप देख सक रहे हैं कि गाड़ियां भी इस जल जमाव में डूब जा रही हैं। लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता। साथ ही आप देख रहे होंगे तस्वीरों के किस तरीके से जाम लग जाता है। ये आए दिन की तस्वीरें हैं, कुछ यही हालात रहते हैं। और ये कानपुर के पौष इलाकों में से एक आता है, सर्वोदय नगर के नाम जाना जाता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, ये समस्या कितने दिनों से है? अरे भैया, जब भी बरसात होती तो हम नहीं बता पाएंगे ये कि कितने दिन जब भी बरसात होती तभी भूल जाता है ये। अच्छा, यहाँ पर नगर निगम के द्वारा काम किया है तो नाले की सफाई होती है? हाँ, होती है। उसके बाद भी ये समस्या नहीं खत्म हो रही? नहीं। जैसा कि आपने देखा कि जल जमाव लगातार रहता है। नगर निगम के कर्मियों के द्वारा सफाई का कार्य भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये समस्या वैसे ही बनी रहती है। कुछ और लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अकरम है। अकरम, ये समस्या जो जल जमाव, आप क्या यही काम करते हैं? हाँ, मैं 4-5 महीने से काम कर रहा हूँ। जब से बारिश चालू हुई है ऐसी पानी पानी रहता है दबा के। मतलब यहाँ सफाई जो नगर निगम तो कहता है सफाई की गई है ना? एक बार सफाई करी गई थी उधर, उसके बाद में फिर ऐसी पानी भर जाता है। जैसा कि आपने देखा कि नगर निगम के द्वारा सफाई तो की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके जो समस्या है उससे जनता को निजात नहीं मिल रही है। समस्या उसी तरह लगातार बनी हुई है। अब देखना ये है कि नगर निगम के जो दावे हैं वो क्या कागजों तक ही सीमित है या धरातल पर भी देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन शुभम सिंह चंदेल के साथ कुणाल सिंह, एपीएन न्यूज, कानपुर। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।